जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अगला जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है शैल आश्रय या शैल आवास, और उसी के साथ में डिफाइन किया गया है शैल चित्र। तो शैल आश्रय या शैल आवास क्या है? शैल का मतलब हम सभी जानते हैं पत्थर, या और उन पत्थरों से क्या, पत्थरों के अंदर तो रहा नहीं करते थे। शैल आश्रय मतलब शैल का अर्थ यहाँ पे गुफा से लिया गया है, तो गुफा घर, यानी कि गुफाओं में वे लोग एक मकान की तरह रहा करते थे। और शैल चित्र का मतलब गुफा पर की गई चित्रकारी। अब वो चित्रकारी गुफा की दीवारों पर भी हो सकती है या गुफा की छत पर भी हो सकती है। तो ये जो शैल चित्र हैं और ये जो शैल आश्रय हैं ये मिले हैं बेसिकली भीमबेटका में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को पता है कि भीमबेटका की गुफाओं को खोजने का श्रेय डॉक्टर वीएस वाकणकर को जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले शैल चित्र किसने खोजे थे? भारत में सबसे पहले शैल चित्रों को खोजने का श्रेय जाता है कार्लाइल महोदय को। कार्लाइल महोदय ने खोजा था। पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। कार्लाइल महोदय ने 1867-68 1867-8 में 68 में सबसे पहले भारत में सबसे पहले शैल चित्र खोजे थे। और ये जो शैल चित्र हैं मुख्य रूप से भीमबेटका, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, कश्मीर आदि में पाए गए हैं। अन्य स्थानों पर भी पाए गए हैं, लेकिन ये स्थान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगली जो शब्दावली आती है वो है पुरास्थल। पुरास्थल कौन से स्थल? पुरास्थल से तात्पर्य है अतीत से संबंधित साक्ष्यों के प्राप्ति स्थल, यानी हम इतिहास को जानने के लिए जिन सोर्सेस को, जिन एविडेंस को काम में लेते हैं, वो एविडेंस हमें जिन स्थानों से मिले हैं वो स्थान कहलाते हैं पुरास्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं। ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकते हैं, तो ज़मीन के अंदर भी हो सकते हैं। इसी तरह से ये नदियों और समुद्रों, झीलों के किनारे भी हो सकते हैं, तो पानी की सतह के अंदर भी हो सकते हैं। नदियों, झीलों और समुद्रों के किनारे या उनके अंदर भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फैक्ट को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन चुका है कि क्या पूरा स्थल नदियों, समुद्रों के अंदर हो सकते हैं। ऑप्शन में ये एमसीक्यू में आ चुका है और सी टाइप में ही आया है ये क्वेश्चन, तो इसे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला जो टर्म है वो है बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया से यहाँ पे तात्पर्य है कि जब मानव ने एक्सक्यूज मी, मानव ने पशुपालन और कृषि आरंभ कर दी, कृषि आरंभ कर दी। तो एक बार को मवेशियों को तो फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन जब कृषि करना आरंभ कर दिया जाए तो हम कृषि स्थल को, यानी हम अपने खेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। तो जब ये दो एक्टिविटीज़ आरंभिक मानव ने करना शुरू किया, तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के दौरान ही उसे एक स्थान पर रहने की आवश्यकता पड़ी। और ये जो प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया के प्रोसेस को बसने की प्रक्रिया कहा गया। और बसने की ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से आरंभ हो चुकी थी। 12,000 वर्ष पूर्व से आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 12,000 वर्ष पूर्व का अर्थ क्या हो गया? कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमें देखना होगा। मध्य पाषाण
काल, जो कि 12,000 वर्ष पूर्व से आरंभ होता है और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक इसकी कालावधि है। तो इस तरह से बसने की प्रक्रिया आरंभिक मानव ने 12,000 वर्ष पूर्व में आरंभ कर दी थी। और इन्हीं बसावट की प्रक्रिया के जो बस्ती के रूप में साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं विभिन्न स्थानों से। अब हम लोग देख लेते हैं उन विभिन्न स्थानों को मानचित्र में। तो फ्रेंड्स, इन 13 या 14 स्थानों में से कुछ स्थान ऐसे हैं जो हम कल फर्स्ट लेसन में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे रिवीजन के तौर पे उनकी बात कर लेंगे। कुछ स्थान ऐसे हैं जो आपके अगले आने वाले लेसन में यानी थर्ड लेसन में हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे, और जो कुछ बचते हैं उन्हें हम यहाँ सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो स्थान पहले चर्चा में आ चुके हैं यानी कि फर्स्ट लेसन में, हम लोग पहले एक बार उनकी बात कर लेते हैं और उनका यहाँ पे किस रेफरेंस में बात की गई है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ हमने देखा था कि मेहरगढ़ से कृषि के, उसमें कौन सा धान है, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिले हैं। और हम लोगों ने बात की थी कि मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, सुलेमान और किरथल की पहाड़ियों में, बोलन घाटी में, बोलन दर्रे के पास, बोलन नदी के किनारे। ये बात हम लोग कर चुके थे। और मेहरगढ़ से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ की बात की गई है इस संदर्भ में कि मेहरगढ़ से केस स्टडी की गई है, जिसमें मेहरगढ़ को आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में स्टडी करते हुए बताया गया है कि मेहरगढ़ एक ऐसा, सबसे पहली बात तो कि मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरास्थल है। देखिए फ्रेंड्स, इस मैप में जो ब्लू रेक्टेंगल से मैंने बनाए हैं वो सारे नवपाषाणिक यानी नियोलिथिक साइट्स हैं। जो रेड ट्रायंगल में है वो आपके पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, और कुछ ये जो महापाषाणिक स्थल हैं चन्नलूर और ब्रह्मगिरी। इसी तरह से इनाम गांव और इसके अलावा इनाम गांव है सिर्फ, ये एक आरंभिक गांव है। तो इसमें मेहरगढ़ की चर्चा की गई है एक नवपाषाणिक पुरास्थल के रूप में। और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की कृषि के साथ साथ कपास के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मेहरगढ़ की चर्चा यहाँ पे किस रूप में की गई है। मेहरगढ़ की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हम लोग कल देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरास्थल कृषि के प्रथम साक्ष्य। अब कृषि के प्रथम साक्ष्य कैसे, क्या विश्व में कृषि के प्रथम साक्ष्य? नहीं फ्रेंड्स, ये बात हम लोग कल करना भूल गए थे। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। तो यहाँ पे हमें जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसे किस तरह से डिफाइन किया गया है ये भी देखना पड़ेगा। तो महाद्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो फिर उपमहाद्वीप क्या है? उपमहाद्वीप महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। जैसे भारत और उसके आसपास के जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं, और दक्षिण एशियाई उप महाद्वीप के रूप में पहचाना जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले कुछ देश हैं, यानी उपमहाद्वीप की डेफिनेशन यहाँ पे ये कहा जा सकता है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से अपने आप को अलग बनाता है अन्य दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों से, और वो अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है और स्वतंत्र रूप से ही सरवाइव करता है। तो इस तरह से जो दक्षिण एशियाई महाद्वीप है उसमें
भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देशों को शामिल किया गया है, जिसमें चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कुछ देश शामिल हैं। इसीलिए यहाँ पे पाकिस्तान में स्थित होते हुए भी मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा कहा गया है। तो मेरे ख्याल से अब ये यदि कंफ्यूजन होगा किसी के माइंड में तो वो दूर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से इस तरह से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और वो मिले हैं 8000 वर्ष पूर्व। और 8000 वर्ष पूर्व में कौन से साक्ष्य मिले हैं? कृषि के गेहूं और जौ। तो फिर यहाँ पे जब फर्स्ट लेसन में दे दिया तो यहाँ पे क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, मेहरगढ़ से इसके अलावा कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ मेहरगढ़ से मकानों यानी आवास के साक्ष्य मिले हैं, मकानों या आवास के साक्ष्य मिले हैं, आवास के साक्ष्य जो कि चौकोर आयताकार हुआ करते थे, और जिनमें लगभग कमरों की संख्या लगभग 3 या 4 पाई गई है। इसी तरह से मेहरगढ़ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं की हड्डियों के। अब पशुओं की हड्डियों में हिरण, जंगली सुअर और भेड़ बकरी के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से मेहरगढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य जिसकी बात की जाती है, जो कि मानव सभ्यता के सांस्कृतिक पहलू का एक विशेष उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करता है, वो है शवदाह संस्कार। यहाँ पे कब्र के साथ कब्र में बकरी को दफन करने के साक्ष्य मिले हैं, बकरी को दफन किया गया है। इसी के साथ साथ मानव आवश्यकता के सामान भी यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सभी साक्ष्य हैं ये हमें एक निष्कर्ष की तरफ भेजते हैं, और वो निष्कर्ष क्या है? मेहरगढ़ एक आवासीय बस्ती के रूप में, मेहरगढ़ एक आवासीय बस्ती के रूप में, ठीक है, मेहरगढ़ एक आवासीय बस्ती के रूप में। तो आवासीय स्थान तो हम कह सकते हैं भीमबेटका भी है, हाँ बिल्कुल सही बात है, भीमबेटका भी आवासीय स्थल है। लेकिन भीमबेटका और मेहरगढ़ में जो सबसे मेजर डिफरेंट है वो है, भीमबेटका में हमें शैलाश्रयों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में हमें बकायदा मकानों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कहा जा सकता है कि नवपाषाण तक आते आते मानव बसावट की ओर बढ़ चुका था, और वो बस्तियां बसाकर, आवास बनाकर, मकान बनाकर एक स्थायी जीवन जीने लगा था। तो इस तरह से यहाँ पे मेहरगढ़ की चर्चा की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं बुर्जहोम हमने बात की थी। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, जिसे हिमालयन बिर्च के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर बिर्च वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसे बुर्जहोम कहा जाता है। बुर्जहोम फ्रेंड्स, उत्तर भारत के मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों की बात आती है उसमें बुर्जहोम और गुफकराल दो क्षेत्रों का नाम आता है, और बुर्जहोम और गुफकराल दोनों ही नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, नवपाषाणिक स्थल, और दोनों ही कश्मीर में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल कश्मीर श्रीनगर
बुर्जहोम के बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी कि बुर्जहोम ब्रिज हिमालयन ब्रिज के लिए फेमस है और बुर्जहोम की खोज का श्रेय जाता है। बुर्जहोम की खोज, हालांकि ये बुक में नहीं है लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं। बुर्जहोम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में की थी, 1935 ईस्वी में की थी। और बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास यानी गड्ढे में घर, गर्तावास के साक्ष्य। अब गर्तावास क्या है? गर्तावास है गड्ढे का घर या गड्ढे में घर। गड्ढे में घर के साथ साथ और यहाँ से क्या मिला है? और यहाँ से मिले हैं नवपाषाणिक मृदभांड, नवपाषाणिक मृदभांड। और यहीं से मिले हैं शवदाह संस्कार के साक्ष्य। और उस शवदाह संस्कार में यहाँ पर भी एक विशेष बात देखने को मिलती है, वो ये है कि यहाँ पे शवों के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। और शवदाह संस्कार की ऐसी प्रणाली पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलती है। कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो इस तरह से कुत्तों को दफनाया जाता था और वही कि मनुष्य के उपयोग की वस्तुएं भी यहाँ पे दफनाई जाती थी। तो यहाँ पर भी वही संभावना है कि लोग मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते थे। फ्रेंड्स देखिए, इतिहास संभावनाओं का विषय है, इसीलिए इतिहास का अध्ययन संभावनाओं के आधार पर ही किया जाता है। तो इस तरह से हो गया बुर्जहोम। बुर्जहोम के बाद हम लोग देख लेते हैं भीमबेटका। भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है और यहाँ से शैलाश्रय मिले हैं और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसे अब यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के बाद एक अन्य शैल आवास की बात की गई है जो स्थित है फ्रांस में। फ्रांस में, जो कि बुक में अन्यत्र कॉलम में दिया गया है। फ्रांस में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं, शैल चित्र के साक्ष्य। और इन शैल चित्रों में कौन से चित्र बने हुए हैं? इन शैल चित्रों में बने हुए हैं जंगली भैंसा, हिरण, रेंडियर, बाघ आदि के चित्र बने हुए हैं। और ये चित्र मूल रूप से बैंगनी, हरा, पीला, नीला, सफेद इन रंगों से बने हुए हैं। और इन चित्रों को बनाने में मुख्य रूप से चारकोल यानी टार और मैग्नीज या जिसे आप कह सकते हैं लौह अयस्क का प्रयोग किया गया है। लौह अयस्क का प्रयोग किया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि इन रंगों को बनाने में पूरी तरह से शुद्ध प्राकृत इन चित्रों को बनाने में शुद्ध रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। और ये जो चित्र हैं ये 4 स्कूली छात्रों द्वारा लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व 4 स्कूल स्टूडेंट्स ने इनको खोजा है, स्कूल स्टूडेंट्स ने। ओके, तो
देखिए यहाँ पे बात आ गई कि जिस तरह से भीमबेटका में शैलाश्रय मिले हैं, उसी तरह से फ्रांस में भी 20,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व के शैलाश्रय मिले हैं। और 20,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व का काल कौन सा हो जाता है? ये काल हो जाता है आपका मध्य पाषाण काल, जो कि मध्य पाषाण काल जो माना गया है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक का। तो इस तरह से कह सकते हैं फ्रांस में मिलने वाले जो शैलाश्रय हैं वो भी मध्य पाषाण काल के हैं। कह सकते हैं ये कि उत्तर पुरा पाषाण काल और आरंभिक मध्य पाषाण काल में ये पाए गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गारो पहाड़ियों में दाऊजली हैंडिंग। दाऊजली हैंडिंग की कल हम लोग कुछ बात कर चुके थे, वही यहाँ पे है। दाऊजली हैंडिंग एक नवपाषाणिक स्थल है। दाऊजली हैंडिंग, दाऊजली हैंडिंग आप देख रहे हैं ब्लू रेक्टेंगल से है, यानी कि एक नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाणिक स्थल। और ये कहाँ है? ये असम राज्य में स्थित है, असम में। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिले हैं पाषाण व हड्डियों के उपकरण और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के अवशेष, मृदभांड के अवशेष। इस तरह से ये गारो की पहाड़ियों में असम राज्य में स्थित दाऊजली हैंडिंग। फ्रेंड्स, शेष स्थानों की बात हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टेक्स यदि कुछ रहती हैं या यदि वीडियो में आपको कहीं कोई कमी लगती है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप करेक्शन के सजेशन के साथ मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जितना हो सके शेयर करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ लेसन 2 के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।